हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म श्री सुंदरम आईएएस। आज हम लोग जैसा कि लास्ट टाइम पढ़े थे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और लास्ट टाइम हम लोग इस चीज़ को डिस्कस किए थे कि जो एंशियंट पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, थॉट्स हैं, वो इंडियन कंटेक्स्ट में कहाँ से शुरू हुए। और हमारे इस टॉपिक का जो पहला जो सब टॉपिक था उसको हम लोगों ने समझा था कौटिल्य के रूप में। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग समझे थे कि कौटिल्य किस प्रकार से उसने स्टेट का एवोल्यूशन किया और उसने किस प्रकार से एक कॉन्सेप्ट दिया अर्थशास्त्र के रूप में। और हमने ये भी समझा कि अर्थशास्त्र में कौन कौन से पार्ट्स हैं, दे आर कॉल्ड अधिकरण, उनको अधिकरण कहा जाता है। और इन द बिगिनिंग ऑफ अर्थशास्त्र व्हाट स्किल्स वर डिफाइंड बाय कौटिल्य, ये हम सब लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग इसी सीरीज़ को आगे करते हैं और आज हम समझेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट बाय आचार्य कौटिल्य। चलिए, राज्य की अवधारणा। राज्य की अवधारणा। आज हम राज्य की अवधारणा को समझते हैं आचार्य कौटिल्य के द्वारा। जैसा कि पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि राज्य किस प्रकार से एवोल्यूट हुआ, राज्य कैसे अस्तित्व में आया, इसके बारे में जो वेस्टर्न थियोरीज हैं वो बहुत पॉपुलर है। वेस्टर्न थ्योरीज में ये बात बहुत कॉमनली बताई जाती है कि राज्य कैसे आया। जैसे हॉब्स हैं, लॉक हैं, जॉन हैं, रूसो हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज द एंशियंट वर अरिस्टोटल, प्लेटोज। साइमल्टेनियसली कौटिल्य वाज आल्सो फेमस फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट। तो स्टेट की स्थापना के लिए कौटिल्य ने भी बहुत सारा काम किया है और उसी को हम लोग आज समझेंगे कि कौटिल्य के अनुसार स्टेट क्या है। ओके, चलिए देखिए, जैसा कि ग्रीक एंशियंट फिलोसोफर कहते हैं कि राज्य जब नहीं था तो उससे पहले यहाँ पर एक अराजकता की स्थिति थी। और अराजकता की स्थिति को ये कहा जा सकता है कि एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करके लोग था, सिस्टम था, जहाँ पर हम लोग मत्स्य न्याय जिसको कहते थे, यानी ताकतवर लोग कमज़ोर लोगों को खा जाते थे या ताकतवर लोग कमज़ोर लोगों को नष्ट कर देते थे, या ताकतवर ही एग्जिस्ट करता था, कमज़ोर लोग एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो एक सिस्टम था, वो सिस्टम नहीं था, एक तरह का डिसएग्रीमेंट था सबके अंदर। नो वन वाज इन बिलीव विथ सेकेंड वन, कोई किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भी बॉन्डिंग नहीं रखता था। तो जो ऐसी स्टेज थी, जो बर्बर जिसको हम लोग कहते हैं, अनसिविलाइज जो एक सिस्टम था, उस सिस्टम के कारण से बहुत सारे चेंजेस वहाँ पर देखने को मिले कि वहाँ पर ह्यूमैनिटीज़ धीरे धीरे खत्म होने लगी। ह्यूमैनिटीज़ धीरे धीरे खत्म होने लगी, ये वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने कहा है। और ठीक ऐसा आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले अराजकता की स्थिति थी। राज्य की उत्पत्ति से पहले अराजकता की स्थिति थी। अब यहाँ पर हम दो स्टेटमेंट आचार्य कौटिल्य के पहले समझेंगे कि वो क्या कहते हैं। आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि जो अर्थ है और उस अर्थ का मूल है, जो उसका रूट है, वो क्या है? राज्य है। उन्होंने राज्य को ही अर्थ के मूल के रूप में स्वीकार किया है। फिर आचार्य कौटिल्य ये भी कहते हैं कि जो राज्य है, उस राज्य का मूल कहाँ है? जो राज्य का मूल है, द एक्सेस ऑफ स्टेट, द कोर ऑफ द स्टेट, वो उन्होंने माना है सामाजिक समझौते को। सामाजिक समझौते को माना है उन्होंने। और आप जानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ये सामाजिक समझौता मीन्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज ए एक्सट्रीमली पॉपुलर थ्योरी derived from western world, and it is so acceptable, so popular that how did state came in existence. So that is the social contract theory presented by so many philosopher as well as चाणक्य also. It means चाणक्य भी सामाजिक समझौते के सिद्धांत को मानता है कि सामाजिक समझौते के कारण ही राज्य का जन्म हुआ है। यहाँ कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। अर्थ का मूल राज्य है, ये चाणक्य का स्टेटमेंट है, और राज्य का मूल सामाजिक समझौता है। यानी सामाजिक समझौते से राज्य की उत्पत्ति होती है और राज्य से ही अर्थ बनता है। राज्य से ही अर्थ बनता है। ये स्टेटमेंट आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र में मिलता है। दैट इज डिस्क्राइब्ड इन हिज फेमस वर्क कॉल्ड अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इज द बुक दैट इज डेडिकेटेड टू द पॉलिटिकल सिस्टम एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट एंशिएंट टेक्स्ट अबाउट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। तो बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है
अब आपको याद होगा कि मैंने आपको ये बताया था कि एक समय पर एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अर्नेस्ट बार्कर। ये याद रखना है, इनका नाम अर्नेस्ट बार्कर, इनको पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहा जाता है। तो अर्नेस्ट जो बार्कर थे, अर्नेस्ट बार्कर ने ये कहा था कि इंडिया का जो एंशियंट पीरियड है वो पॉलिटिकल नॉलेज के कंटेक्स्ट में ज़ीरो है। पॉलिटिकल नॉलेज के कंटेक्स्ट में जीरो है, वहाँ पर पॉलिटिकल नॉलेज एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट इज जस्ट लाइक डेजर्ट और रेगिस्तान, एक रेगिस्तान की भांति मरुभूमि की तरह है जहाँ कुछ भी उपजा नहीं है। ये स्टेटमेंट किसका था? अर्नेस्ट बार्कर था। दैट वाज became popular in 1906 and simultaneously at that time, I have already told you, I am just making recall you, उस समय एक व्यक्ति और थे, आर शाम शास्त्री। मैं इनके बारे में आपको बता चुका हूँ। आर शाम शास्त्री, इन्होंने आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र को डिस्कवर किया, उसको पता लगाया उसका, और इन 1905 पार्शली इन 1909 when he completely discovered अर्थशास्त्र ऑफ चाणक्य, in 1915 to 16 he translated it into English। जब ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ तब पूरी दुनिया को पता लगा कि भारत में प्राचीन समय में राजनीतिक चेतन शून्यता नहीं थी, बल्कि यहाँ पर एक बहुत बड़े राजनीतिक विचारक रह चुके हैं जिन्होंने राजनीतिक रूप से अनेक सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। तो यहाँ से अर्नेस्ट बेकर का जो स्टेटमेंट था वो धीरे धीरे कम होने लगा, और इसी कंटेक्स्ट को और आगे बढ़ाया गया बाय द 1940s। एक और व्यक्ति जिनका नाम है भास्कर आनंद सेलेटोर, साउथ इंडियन थे, और भास्कर आनंद सेलेटोर ने ये कहा कि भारत में राजनीतिक रूप से अगर कुछ भी पढ़े जाने के लिए योग्य है तो वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। प्राचीन भारत में कुछ भी पढ़े जाने के योग्य है तो वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये इन्होंने कहा था कि जो अर्थशास्त्र है उसको पढ़े बिना आप कभी भी राजनीतिक सिद्धांतों की प्राचीन व्याख्या को नहीं समझ सकते हैं। तो इन्होंने भी अर्नेस्ट बाकर के स्टेटमेंट को धीरे धीरे करके डिम कर दिया। अब वह स्टेटमेंट इतना प्रासंगिक रेलेवेंट नहीं रह गया, क्योंकि जो उन्होंने जिस चीज़ को उन्होंने डिनाई किया था, नाउ दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, तो वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो ये था कौटिल्य का। अब हम पढ़ रहे थे कौटिल्य का राज्य का सिद्धांत। तो जैसा मैंने बताया कि कौटिल्य कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति से पहले यहाँ अराजकता थी। अराजकता थी जहाँ पर कोई भी व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति किसी भी कमजोर व्यक्ति को नष्ट कर देता था। और इसी जैसे आपने देखा होगा किसी भी तालाब में एक बड़ा जो मछली है, बड़ी मीन है, वो छोटी मीन को खा जाती है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इसी कारण से इस सिस्टम को, अराजकता के इस सिस्टम को मत्स्य न्याय कहा जाता है। मत्स्य न्याय, और मत्स्य न्याय कुछ नहीं है, एक प्राकृतिक अवस्था है। एक प्राकृतिक अवस्था है जिसमें ये कहा जाता है कि प्रकृति के अनुसार जो शक्तिशाली है वो कमजोर को खा जाएगा। और आचार्य कौटिल्य के सिद्धांत के अनुसार ही इसी व्यवस्था से बचने के लिए मनुष्यों ने विवस्वान के पुत्र मनु को राजा घोषित किया। मनु को राजा घोषित किया गया और ये कहा गया कि हम इनको राजा मानते हैं ताकि हमारे पास एक सिस्टम रहेगा कि हम किसके द्वारा कंट्रोल होते हैं, वरना हम इसी अराजकता की स्थिति से और इसी एक ऑटोक्रेसी की जो स्थिति है, उस ऑटोक्रेसी भी नहीं कह सकते हैं उसको, एक कह सकते हैं कि बर्बर जो अनसिविलाइज सिस्टम है, इस कारण से धीरे धीरे सब लोग नष्ट हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए राजा और राज्य का जन्म होता है, राज्य का जन्म होता है। और वहीं आचार्य कौटिल्य के अनुसार ये कहा गया कि राजा को जनता ने ये तय किया, मनुष्यों ने, कि वाट एवर दे विल प्रोड्यूस, जो भी उत्पादन करेंगे उसका एक बड़ा भाग, लगभग 6वां हिस्सा 1/6 राजा को कर के रूप में देंगे। जो कुछ वे अर्न करेंगे, कमाएंगे, व्यापार करेंगे, ट्रेड, ये एग्रीकल्चर हो गया,
जो कुछ वे ट्रेड करेंगे उसका 1/10 भी राजा को दिया जाएगा, और जो कुछ वे स्वर्ण मान उनके पास होगा, गोल्ड होगा, उसका लगभग 1/20 वो राजा को कर के रूप में देंगे। एंड राजा का ये दायित्व हुआ कि राजा उनके लिए सुरक्षा का प्रबंध करे, राजा उनके लिए नियमावली को सृजित करे, राजा उन सब पर नियम लगाए। ये सब सिस्टम डेवलप हुआ। तो आचार्य कौटिल्य के अनुसार एक प्राकृतिक अवस्था से राजा की उत्पत्ति हुई है। और राजा को आगे हम पढ़ेंगे कि आचार्य कौटिल्य राजा में कौन कौन से गुणों की बात करते हैं। आचार्य कौटिल्य ने राजा के गुण और राजा के कार्यों के बारे में भी बताया है। तो यहाँ याद रखना है कि एज पर अर्थशास्त्र बाय कौटिल्या द राइज ऑफ स्टेट एग्जिस्ट विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मनु एज ए एक्सेप्टेड किंग बाय द पीपल। तो मनु को ही एक स्वीकार्य राजा मान लिया गया है। यहाँ से राज्य का जन्म होता है, और यही आचार्य कौटिल्य के अनुसार एक सशक्त राज्य है। और वो राज्य क्या कहता है कि इन लोगों ने आपस में मिलकर के इस व्यक्ति के साथ एक समझौता किया है। तो यहाँ हमको ये लगता है कि आचार्य कौटिल्य ने भी हॉब्स, लॉक जैसे सिद्धांतकारों, रूसो जैसे सिद्धांतकारों, राजनीतिक विज्ञान के समर्थकों से पहले एक सिद्धांत जन्म दे दिया है जिसको कहते हैं कि सामाजिक समझौते से राज्य की उत्पत्ति हुई है। जो स्टूडेंट्स हैं पॉलिटिक्स के उनको पता होगा, पॉलिटिकल साइंस के, कि राज्य की उत्पत्ति के बहुत सारे सिद्धांत प्रचलित होते हैं। उनमें से एक सबसे फेमस सिद्धांत है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। तो यहाँ हमको आचार्य कौटिल्य में भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिखती है। हाँ, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हमको यहाँ देखने को मिलेगा, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ देखने को मिलता है कि आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में और राज्य की अवधारणा में यह भी उल्लेखित किया है कि राजा में कुछ देवीय गुण होते हैं, राजा में कुछ देवीय गुण होते हैं जिस कारण से उस व्यक्ति को राजा का पद प्राप्त हुआ है। अब किसी व्यक्ति में देवीय गुण होना, अगर मैं ये कह रहा हूँ और दूसरा मैं यह भी कह रहा हूँ कि राज्य की उत्पत्ति देवीय गुणों से हुई एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते हुई है, तो दोनों ही सिद्धांतों में टकराव है। आचार्य कौटिल्य ने आंशिक रूप से पार्शली इसका यूज किया है, ही पार्शली इसको यूज कर चुके हैं उसमें, लेकिन यह इस बात को उन्होंने बहुत अधिक बल नहीं दिया है। ही नेवर एक्सेप्टेड द ओनली एंड ओनली डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट ओरिजिन। उन्होंने केवल इस सिद्धांत को नहीं माना है, लेकिन अगर जब हम पूरी पुस्तक पढ़ते हैं, पूरा अधिकरण पढ़ते हैं, सारे अधिकरण को पढ़ लेते हैं, तब हमको समझ में आता है कि अकेला यही सिद्धांत नहीं, आचार्य कौटिल्य का सिद्धांत सामाजिक समझौते के सिद्धांत की तरफ झुका हुआ प्रतीत होता है, झुका हुआ प्रतीत होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरी तरफ है डिवाइन थ्योरी, और यह सिद्धांत आचार्य कौटिल्य का है, तो ये इसकी तरफ अधिक झुका हुआ प्रतीत होता है। लेकिन हम इस बात को नकार नहीं सकते कि उन्होंने अपने सिद्धांत में राज्य की उत्पत्ति में देवी सिद्धांत को जगह दी है कि नहीं दी। तो अगर कथन कारक में प्रश्न आता है कि जगह दी है, तो आपको बताना पड़ेगा यस, उन्होंने जगह दी है। तो आंशिक रूप से उन्होंने उसको भी माना है। लेकिन अगर ये पूछेगा कि आचार्य कौटिल्य का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत किसकी ओर ज़्यादा झुका हुआ है, तब आप उसको मानेंगे कि किसकी ओर ज़्यादा झुका हुआ है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत की ओर अधिक झुका हुआ है। और ये सामाजिक समझौता किस किस के बीच में होता है? राजा और उसकी प्रजा के बीच में होता है। एक समझौते से ही राज्य का जन्म हुआ। इससे पहले कोई राज्य एक्सिस्ट नहीं करता था कि हम आपको राजा मानते हैं, आप राजा के रूप में रहिए, हम आपको इतना इतना कर देंगे, आपको कोई काम नहीं करना है, आपको इन सारी व्यवस्थाओं को देखना है। तो अगर देखा जाए तो हम प्रजा से ही राजा की उत्पत्ति हुई है, और प्रजा ने आपस में समझौता करके एक व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट के रूप में उसको राजा बनाया है। अब यहाँ पर यह भी बात सही है कि उन्होंने एक राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत तो आया है, लेकिन अगर हम इस सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट रूप से समझना चाहते हैं तो ऐसे समझेंगे, स्टेट बाय कौटिल्य, एक कौटिल्य का स्टेट है। ऐसे ही एक और स्टेट है बाय हॉब्स, बाय हॉब्स का स्टेट है। एक और स्टेट है, ये है रूसो एंड लॉक, इन्होंने भी स्टेट के बारे में कहा है। तो यहाँ इस चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा कि आचार्य कौटिल्य का राज और हॉब्स का राज देखने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, बट इनफैक्ट ऑल आर डिफरेंट। जैसे हॉब्स का जो स्टेट है, आचार्य कौटिल्य ने अपने स्टेट को बनाया तो है, लेकिन आचार्य कौटिल्य का स्टेट हॉब्स के स्टेट की तरह बहुत ज़्यादा डेस्पोटिक और एनार्की में नहीं रहता है।
जैसे हम हॉब्स के स्टेट की बात करेंगे तो एकदम से ये अनार्की और डेस्पोटिक स्टेट है, ये इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक निरंकुश स्टेट है, निरंकुश स्टेट है, दैट इज कॉल्ड डेस्पोटिक है, डेस्पोटिक स्टेट है और अनार्किस्ट स्टेट है। और उसी स्टेट को क्या नाम दिया है इन्होंने, लेवियथन, लेवियथन का नाम दिया है। तो लेवियथन इज द स्टेट प्रोड्यूस्ड और स्टार्टेड बाय दी और एक्सपेक्टेड बाय दी हॉब्स। वो एकदम डेस्पोटिक और अनार्किस्ट है। तो आचार इससे बचे हुए हैं, इससे दूर हैं, वो इतना ज़्यादा डेस्पोटिक स्टेट की बात नहीं करते हैं वो। अगर हम स्टेट बाय रूसो और लॉक की बात करेंगे तो लॉक और रूसो का जो स्टेट है वो इतना ज़्यादा लिबरल है, ये डेस्पोटिक नहीं है, उसके अगेंस्ट है। तो उसके अगेंस्ट ये स्टेट है, तो इतना लिबरल और डेमोक्रेटिक भी उन्होंने नहीं बनाया है। इन दोनों ही सिद्धांतों से अलग आचार्य कौटिल्य का जो राज्य है वो प्राकृतिक राज्य के रूप में काम करता है, जहां राजा अपनी प्रजा के लिए अर्थ, काम और धर्म, अर्थ और काम के अलावा उनके सहयोग इत्यादि की व्याख्या करता है। तो आचार्य कौटिल्य का राज्य आपको थोड़ा सा समझना है। हालांकि ये तीनों ही राज्य सामाजिक समझौते से उत्पन्न हुए, है ना। मैं आपको इसको और विस्तार से समझाता हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों को इसको बहुत डिटेल में समझना है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अब देखिए, यहां हम लिखेंगे हॉब्स का राज्य, ठीक, और यहां लिखेंगे लॉक एवं रूसो का राज्य, और यहां क्या है, कौटिल्य का राज्य, कौटिल्य का राज्य, ठीक। अब इसको हम डिफरेंस क्रिएट करते हैं। देखिए, ये जो पूरा का पूरा राज्य है और ये पूरा का पूरा राज्य, इसको हम लोग कहेंगे कि अधिक लोकतंत्रात्मक है, ये अधिक लोकतंत्रात्मक राज्य। और ये कैसा राज्य है, निरंकुश राज्य है। लेकिन आप ये देखेंगे कि तीनों राज्यों की उत्पत्ति सामाजिक समझौते से प्रेरित बताई गई है। ये भी सामाजिक समझौते का परिणाम है, ये भी सामाजिक समझौते का परिणाम है, ये भी सामाजिक समझौते का परिणाम है। इसका मतलब ये है कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत से उत्पन्न सभी राज्य एक जैसे नहीं हो सकते। सामाजिक समझौते से राज्यों का जन्म तो हुआ है, लेकिन राज्यों की प्रकृति और उनकी शासन पद्धति अलग अलग हो सकती है, जैसे यहाँ दिखाई दे रही है। इन्होंने जो कहा है कि हमारा राज्य कैसा होगा, इस राज्य की क्या विशेषता है, निरंकुश, और इन्होंने इस राज्य को क्या नाम दिया है, लेवियथन, ये इन्होंने इसको नाम दिया, ठीक। आचार्य कौटिल्य का राज्य कौन से सिद्धांत पर चलता है, प्रकृति के सिद्धांत पर चलता है, जिसमें यह कहा है कि राजा धर्म, अर्थ और काम और इत्यादि का प्रबंध करेगा और सहायता करेगा। राज्य की कुछ ड्यूटीज इन्होंने डिसाइड करी है। इसमें ड्यूटीज वगैरह का डिस्क्रिप्शन हमको नहीं मिलता है यहाँ पर, और यहाँ हमको किसका मिलेगा, ये कहते हैं लोकतंत्रात्मक। इसमें उदारता ज़्यादा दिखाई देगी, ये उदारता पर ज़्यादा केंद्रित है, यानी यहाँ पर राजा इतना शक्तिशाली नहीं है, राजा के हाथ में नियंत्रण नहीं है। यहाँ इतना ज़्यादा नियंत्रण कर दिया राजा के हाथ में कि सब कुछ राजा के हाथ में आ गया। और यहाँ इन्होंने राजा और प्रजा के बीच में एक अच्छा कॉन्टैक्ट बनाया है, जिसमें ये कहा गया है कि राजा को चाहे तो प्रजा बदल सकती है, जैसा कि हमको अपने आज की पॉलिटिकल सिस्टम में पूरे वर्ल्ड में दिखाई देता है। तो इस सिद्धांत को आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के सिद्धांत से कौटिल्य ने स्वीकार करी है, लेकिन कौटिल्य ने आंशिक रूप से देवीय सिद्धांत को भी माना है, और सामाजिक समझौते के सिद्धांत का बाद में बहुत अच्छा प्रतिपादन हॉब्स ने किया, लॉक और रूसो ने भी किया। लेकिन लॉक और रूसो के सिद्धांत अधिक लोकतंत्रात्मक प्रतीत होता है,
और हॉब्स का सिद्धांत ज़्यादा निरंकुश प्रतीत होता है, जबकि आचार्य कौटिल्य ने उसके दोनों के मध्य एक सामंजस्य बनाने के लिए एक प्राकृतिक सिद्धांत को जन्म दिया है। तो दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड about the social contact theory. Though the all three types of state emerged from the system of social contact, even they both exist with different systems and different political structures. Got it? So this was the state. तो ये कौटिल्य का राज्य का सिद्धांत है, जिसमें आचार्य कौटिल्य ने इसके द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो दिस इज द emergence of state by आचार्य कौटिल्य। The another theory of आचार्य कौटिल्य इज कॉल्ड सप्तांग सिद्धांत, और ये मुझे लगता है बहुत सरल सिद्धांत है, अधिकांश लोगों ने इस सिद्धांत को पढ़ा हुआ है ना। आचार्य कौटिल्य ने, देखिए आचार्य कौटिल्य ने जो राज्य की अवधारणा बनाई, राज्य आया, एग्जिस्टेंस में आया, तो वो कहते हैं कि राज्य में क्या क्या होना चाहिए, एक राज्य में क्या क्या होना चाहिए। और अगर हम कौटिल्य के अलावा देखेंगे तो हमको भीष्म, मनु और शुक्र, इन तीन लोगों के द्वारा राज्य के संबंध में अपने विचार देखे जा सकते हैं। इन तीनों ने राज्य के संबंध में अपने विचार कौटिल्य से पहले प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से शुक्र नीति में ही सबसे पहले हमको ये मिला है कि जो राज्य के अंग होंगे, राज्य के जो अंग होंगे या भाग होंगे, उनकी तुलना मानव शरीर के अंगों से की जा सकती है, के अंगों से की जा सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज पर द शुक्र नीति, वी हैव द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ स्टेट्स कंपेयर टू द बॉडी ऑर्गन्स एंड बॉडी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन। इन दिस थियोरी इट ऑल्सो एग्जिस्ट दैट स्टेट इज कंसिडर्ड एज लिविंग बीइंग। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि शुक्र नीति में सबसे पहले राज्य को निर्जीव न मान करके जीवित माना गया है, तो निर्जीव मान करके उसको जीवित माना गया है। गॉट इट? तो इट वाज द फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन देयर। अब हम यहाँ पर कौटिल्य की बात करेंगे, ये तो हो गया उसका बैकग्राउंड। अगर हम कौटिल्य की बात करेंगे तो कौटिल्य ने राज्य के संबंध में किन किन चीज़ों को आवश्यक माना है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। आचार्य कौटिल्य कहते हैं कि सबसे पहले किसी राज्य के लिए हमको एक स्वामी चाहिए जो प्रमुख होता है, और उसे उन्होंने क्या कहा है? राजा कहा है। वो कहते हैं कि एक स्वामी होना चाहिए पहले, और स्वामी जब तक अच्छा नहीं होगा, राजा के बहुत सारे गुण बताए हैं आचार्य कौटिल्य ने, जैसे राजा को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, राजा को शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, ये आचार्य कौटिल्य ने कहा है। और राजा को दार्शनिक प्रवृत्ति का होना चाहिए। अभी हम समझेंगे राजा के गुण, जैसे यहाँ हम लिख लेते हैं। आचार्य कौटिल्य ने कहा है कि राजा को दार्शनिक होना चाहिए, राजा को स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक और शारीरिक, राजा को दक्ष होना चाहिए, शास्त्र एवं शस्त्र दोनों में। आचार्य कहता है कि जो राजा दीक्षित नहीं होते हैं, जो राजा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो राज्य बहुत अधिक समय तक चल नहीं पाता है। यहाँ दीक्षित या पढ़े लिखे होने का मतलब है उसको उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। ये आचार्य की, इसलिए आपने देखा होगा कि आज मगध साम्राज्य के बाद ही एक बड़ी बृहद परंपरा ऐसी स्टार्ट हुई कि सारे राजे महाराजाओं ने अपने घरों में राजकुमारों को पढ़ाने के लिए आचार्यों को नियुक्त किया। इसके बाद एक व्यापक पैमाने पर ये देखा गया है ना। और हालांकि ये सब सिस्टम पहले से भी चला रहा था, लेकिन अब ये एक्सट्रीमली फॉलो हुआ, क्योंकि आचार्य कौटिल्य ने जो करके दिखाया था वो किसी ने करके नहीं दिखाया था, इसलिए उनकी बातें ज़्यादा ऑथेंटिक हो गई। तो ही प्रेजेंटेड द ऑथेंटिकेशन टू हिज डीड्स, एंड दैट इज बाय हिज थियरीज एंड हिज आइडियाज वर फॉलोड ऑन वेरी लार्ज स्केल। उनको बहुत बड़े लार्ज स्केल पर फॉलो किया जाने लगा। इसके अलावा उसने ये, कौटिल्य ने ये भी कहा है कि राजा के कर्तव्य क्या होंगे। तो राजा के कर्तव्यों की अगर हम बात करेंगे, राजा के कर्तव्यों की, तो उसमें सबसे पहला कर्तव्य है राजा का कि वह युद्ध के लिए तत्पर रहे। इसके अलावा समाज कल्याण, सोशल वेलफेयर के लिए काम करे राजा।
इसके अलावा वह समय समय पर मंत्रियों की नियुक्ति करे, ठीक, सलाह ले, राज्य की सुरक्षा प्रदान करे। और इसके अलावा वो ये कहता है कि राजा को एक अच्छा विचारशील, जो प्रजा को अपने पुत्र की भांति समझे, तो संवेदनशील भी राजा को होना चाहिए। उन्होंने राजा के बहुत सारे कार्यों और गुणों का उल्लेख किया है, ठीक है। दूसरा कि जब इस व्यवस्था का जन्म हुआ तो बहुत से लोग कहते थे कि जैसे एक व्यक्ति विद्वान है जिनका नाम है आचार्य भारद्वाज, तो आचार्य भारद्वाज मुनि ने जब उनसे पूछा गया तो वो ये कहते हैं कि इस पूरी व्यवस्था में जो व्यवस्था चली आ रही है इसमें राजा महत्वपूर्ण नहीं होता है, इसमें राजा महत्वपूर्ण नहीं होता है। दूसरे नंबर पर आने वाला अमात्य महत्वपूर्ण होता है। अमात्य को उन्होंने ज़्यादा महत्वपूर्ण माना क्योंकि उनको ऐसा मानना था कि अमात्य ही सबसे ज़्यादा काम करता था, अमात्य ही सबसे ज़्यादा काम करेगा और अमात्य अगर योग्य होगा तो सारी व्यवस्थाएं ठीक से चलेंगी, क्योंकि कर्ता धर्ता वास्तविक वही है। लेकिन आचार्य कौटिल्य ये कहते हैं कि राजा अगर योग्य होगा तो अपने अमात्य को बदल सकता है। इसलिए उन्होंने राजा को दार्शनिक बनने के लिए बात कही है कि राजा को दार्शनिक होना चाहिए, है ना। राजा को अपनी प्रजा को पुत्रवत प्रेम करना चाहिए और राजा को अपने निजी कार्यों से ऊपर राज धर्म को रखना चाहिए। ये आचार्य कौटिल्य ने कहा है। तो वो इस सिद्धांत का खंडन करते हैं कि अमात्य सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए। अमात्य को इस राज्य के 7 सिद्धांतों में 7 अंगों में से दूसरे नंबर पर रखा गया, ठीक। तो वो जो अमात्य है, और चूंकि मगध के साम्राज्य में तो अमात्य आचार्य चाणक्य ने भी ये पद संभाला है। और तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा है कि हमको चाहिए दुर्ग। दुर्ग, दुर्ग यानी कि किला, अमात्य यानी कि योग्य मंत्री। फिर वो बात करते हैं इसके अलावा कि स्वामी है, अमात्य है जनपद। जनपद, जनपद यानी कि प्रदेश, क्योंकि अगर प्रदेश में विभाजन नहीं होगा तो वो चल नहीं पाएगा। फिर वो बात करते हैं जनपद के बाद कोष की, जैसे हम लोग अक्सर ट्रेजरी जैसे ही नामों से जानते हैं, जैसे हम खजाना जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसके नाम से जानते हैं। और इसी क्रम में उन्होंने फिर एक कहा है कि हमको एक दंड के रूप में सेना भी रखनी है, सेना भी रखनी है। और उसके बाद उन्होंने रखा है मित्र को। मित्र यानी कि सहयोगी, जो किसी राज्य के संचालन में उनका सहयोग कर सके। तो ये राज्य के 7 सिद्धांतों का उल्लेख आचार्य चाणक्य ने किया है। आचार्य चाणक्य ने एक 8वें अंग का भी उल्लेख किया है जिसे शत्रु कहते हैं, ये उन्होंने बाद में किया है। यहाँ कुछ बातें आपको समझ लेना जरूरी है। ये 8वां है राज्य का। तो मैं ये चाहूँगा कि आप पहले ये समझ लें कि जैसे अमात्य की बात करता है तो अमात्य में क्या गुण होने चाहिए। यहाँ आपको मैं कुछ 2-3 कॉन्सेप्ट हैं उनको समझाना चाहता हूँ, उसको समझते हैं। पहले देखते हैं, आपने पढ़ा होगा कि मगध के प्रशासन में एक व्यवस्था थी कि वहाँ उपधा परीक्षण होता था, उपधा परीक्षण किया जाता था। और ये उपधा परीक्षण क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति को अपने पद पर नियुक्त करने से पहले उसकी योग्यता का परीक्षण किया जाता था। ये इस काल में भी होता रहा है और गुप्त काल में भी होता रहा है। अब ये उपधा परीक्षण क्या होता है, तो उपधा परीक्षण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उस व्यक्ति के वर्ण की शुद्धता की जांच की जाती है, उसके वर्ण की शुद्धता की जांच की जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं हम कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, उच्च कुल का है, उच्च कुल का ब्राह्मण है, तो उसकी जांच कैसे होगी। अगर वह क्षत्रिय है तो उसके कुल की जांच कैसे होगी, और अगर वह वैश्य है तो उसके कुल की जांच होगी, और अगर वह शूद्र है तो उसकी जांच कैसे होगी। तो ब्राह्मणों की जांच करने के लिए एक परीक्षण होता था जिसे कहते थे तुला परीक्षण, जिसमें निर्णयन की परीक्षा की जाती थी कि वह किस प्रकार से निर्णय करने में सक्षम है, क्योंकि ब्राह्मणों ने सबसे ज़्यादा नीतियाँ पढ़ी होती थी, तो उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वो सबसे अच्छे न्याय करें और उचित न्याय करें। नेक्स्ट बने क्षत्रिय। क्षत्रियों के लिए होता था इसमें अग्नि परीक्षण, इसको कहते थे सहनशीलता का परीक्षण, सहनशीलता का परीक्षण। और एक होता था वैश्य, इसके लिए होता था जल परीक्षण, इसको कहते थे जल परीक्षण को कह सकते हैं बचत और बेहतर उपयोग,
उपयोग, एक इस पर डिपेंड करता है जल पर। फिर आता है शूद्र, और शूद्र के लिए होता था विषय परीक्षण, क्योंकि काम के अनुसार उनके अनेक क्षेत्रों में योग्यताएं, शारीरिक क्षमताएं, ये सारी चीज़ें देखी जाती थी, उसको कहते थे विषय परीक्षण। तो मौर्य काल में मंत्रियों को नियुक्त करने से पहले अगर वह जिस वर्ण से आता है उस वर्ण की शुद्धता की जांच की जाएगी, और उस वर्णिक शुद्धता की जो प्रक्रिया थी उसको कहते थे उपधा परीक्षण। और मौर्य काल में ये सबसे ज़्यादा प्रचलित थी। और इस व्यवस्था के तहत अगर हम इसके अंदर तक भी जाएंगे तो ब्राह्मणों के लिए तुला, क्षत्रियों के लिए अग्नि, वैश्यों के लिए जल और शूद्रों के लिए विषय परीक्षण होते थे। और इसी व्यवस्था को नाम दिया गया उपधा परीक्षण। डेफिनेशन याद रखिएगा, मौर्य काल में मंत्रियों की नियुक्ति से पूर्व उनके वर्णों की वर्णिक शुद्धता की जांच के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को उपधा परीक्षण कहते थे। इट वाज द सिस्टम ऑफ बिफोर द रिक्रूटिंग सो मेनी मिनिस्टर्स एज पर देयर वर्णास एंड द इंस्पेक्शन ऑफ एंड द नोइंग एंड पैरामीटर्स टू नो देयर प्योरिटी ऑफ वर्णास इज कॉल्ड उपधा परीक्षण। उसको ही हम लोग उपधा परीक्षण के नाम से जानते थे। तो आप समझ गए ये दूसरा उपधा परीक्षण मैंने क्या कहा आपसे, ये स्वामी बता दिया मैंने क्या था ये, और दूसरा अमात्य उपधा परीक्षण कैसे होता था। और इसीलिए ये व्यवस्था अच्छी मानेगी कि अगर उपधा परीक्षण से मंत्री नियुक्त होंगे तो वो अच्छा काम करेंगे। तीसरा है दुर्ग। दुर्ग, इसको भी देखते हैं। अब देखिए, दुर्ग सब लोग जानते हैं, और आचार्य कौटिल्य ने बहुत पहले ही कहा था कि एक अच्छा सशक्त मजबूत किला होना चाहिए ताकि राजा को किले में सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि राज्य का सिरमौर राजा होता है। अगर राजा को क्षति पहुंचती है, राजा की मृत्यु होती है, तो ऐसा माना जाता है कि राज्य का पतन होगा। इसलिए राजा की सुरक्षा के लिए और राजा के महलवासियों की सुरक्षा करने के लिए, मात्यों की सुरक्षा करने के लिए एक सशक्त किले की आवश्यकता होती थी। आचार्य कौटिल्य ने अपनी दुर्ग व्यवस्था में अनेक किलों का जिक्र किया है। उन्होंने एक किले का जिक्र किया है जिसे वो कहते थे औदिक दुर्ग, यानी कि ऐसा किला जिसको उन्होंने औदिक का नाम दिया है। एक और किले का नाम दिया है उन्होंने जिसे वो कहते थे पर्वतीय दुर्ग। पर्वतीय, औदिक दुर्ग, पर्वतीय दुर्ग। और एक किला और है जिसको आचार्य कहते थे धानवन दुर्ग, और एक किले को उन्होंने नाम दिया है वान्य दुर्ग। ये चार प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है। इट मीन्स द फोर्टिफिकेशन सिस्टम ऑफ चाणक्य कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ दुर्ग। तो 4 डिफरेंट टाइप के जो दुर्ग थे उनको किस प्रकार से समझते हैं? औदिक फोर्ट, इसको कहते थे हिल फोर्ट, दैट वाज डेजर्ट फोर्ट एंड फॉरेस्ट फोर्ट। ये 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख किया है। थोड़ा सा ये समझ लीजिए, ये दुर्ग, औदिक दुर्ग और पर्वतीय दुर्ग, ये 2 प्रकार के ऐसे दुर्ग थे जो राजा की सुरक्षा करने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। औदिक दुर्ग वो होते थे जो चारों तरफ से पानी से, वाटर बॉडी से सराउंडेड होते थे, यानी कि 3 तरफ से वाटर बॉडी से जो सराउंडेड होंगे, सो दैट नो वन कैन कंक्यूर ओवर देम, आसानी से उस पर हमला ना किया जा सके। पर्वतीय दुर्ग वे होते थे जो हाई ऑल्टीट्यूड पर, यानी कि पर्वतों पर, माउंटेन्स पर बनाए जाते थे, माउंटेनियस रीजन पर या बहुत हिल्स रीजन पर बनाए जाते थे। और धानवन दुर्ग वे हैं जो वीरान जगहों पर, रेगिस्तान में बनाए जाते थे। इनकी जानकारी कम लोगों को होती थी ताकि राजा विपत्ति के समय यहाँ जाके छुप सके। और इस प्रकार से ये दुर्ग होते थे जो वनों में या जंगलों में बनाए जाते थे। ये दोनों ही दुर्ग राजा पर इमरजेंसी के टाइम पर उनके छुपने के लिए काम में लाए जाते थे, हाइड करने के लिए। और जो औदिक दुर्ग बनते थे, जो पानी से सराउंडेड, वाटर बॉडी से सराउंडेड रहते थे, इसके 2 डिवीजन किए गए पानी से सरा हुए। एक वे कि जो प्राकृतिक रूप से थे, उनको कहते थे प्राकृतिक औदिक, और एक होते थे
मानवीय औदिक, यानी या तो वाटर बॉडी जो नेचुरल होती थी उसके किनारे ही मंदिर वो बना लिए जाते थे, किले बना लिए जाते थे, या किला बनाने के बाद उसके चारों तरफ तीन तरफ वाटर बॉडी बना दी जाती थी। जैसे आपने बहुत सारे किले देखे होंगे तो उसके आस नदियों के किनारे किले बनाए जाते थे, यानी कि कहीं ना कहीं प्राकृतिक जलाशयों का यूज़ करते थे, वाटर बॉडीज़ का यूज़ करते थे। तो ये 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख चाणक्य ने किया है अपने सप्तांग सिद्धांत के दुर्गों को समझाने के लिए। गॉट इट? तो अभी हमने क्या समझा? आचार्य कौटिल्य का दुर्ग सिस्टम समझा, ठीक है। अब आता है जनपद सिस्टम। जनपद को भी समझते हैं। देखिए, जनपद, आचार्य कौटिल्य ने यह कहा कि एक राजा जब तक बहुत अच्छे से काम नहीं कर सकता जब तक वह डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ना करते। लेकिन चूंकि उस समय डिसेंट्रलाइजेशन बहुत सारे डिसीजन का नहीं होता था, तो डिसेंट्रलाइजेशन को बहुत पार्शियली किया गया और उन्होंने मौर्य साम्राज्य को कई हिस्सों में बांटा। जैसे मौर्य साम्राज्य का एक हिस्सा हुआ करता था जिसको कहते थे उत्तरापथ, उत्तरापथ, और एक हिस्सा हुआ करता था दक्षिणापथ, ये उन्होंने बांटा है, और एक हिस्सा हुआ करता था अवंती प्रदेश, और एक हिस्सा हुआ करता था प्राची या फिर पूर्वी प्रदेश, ठीक, और एक हिस्सा होता था कलिंग, कलिंग। और आपने ये तो हिस्ट्री में पढ़ाई होगा कि उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। दक्षिणापथ की क्या थी? सुवर्णगिरी। कलिंग की क्या थी? तोसली। और प्राची की क्या थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, ठीक। और अवंती की क्या थी? उज्जैनी और महेशमती, ठीक। तो ये उन्होंने बांटा था। ये क्यों बांटा था? और उन्होंने ये कहा था कि इन सारे के सारे जनपदों पर राजा के द्वारा नियुक्त किया गया सीधा व्यक्ति शासन करेगा, जिसे हम लोग उस समय प्रांतपाल कहा करते थे। प्रांतपाल कहा करते थे। चूंकि यह राज परिवार का होता था तो इसलिए इन्हें कुमारों के नाम भी मिलते हैं। तो आचार्य कौटिल्य ने स्पष्ट बोल दिया था कि राज्य वे ही अच्छे से चल पाते हैं जिन राज्यों में शक्तियों का डेलीगेशन कर दिया जाए, पावर का प्रत्यायोजन किया कर दिया जाए, तो वो राज्य ज़्यादा अच्छे से चल पाते हैं। तो इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने जनपद व्यवस्था को माना कि राज्य में जनपद जरूरी है। और आज दुनिया में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जो यूनिफाइड हो, वहाँ पर जनपदों का जिक्र मिलता है, किसी न किसी फॉर्म में मिलता हो। चाहे भारत में बहुत सारे राज्य हों, चाहे बहुत सारे स्टेट्स यूएस में हों, चाहे बहुत सारे स्टेट्स कनाडा में हों, कहीं भी हों, इंग्लैंड में हों, आप बिना किसी एक अच्छे उसके पावर ऑफ डेलीगेशन ऑफ पावर के आप स्टेट को अच्छे से नहीं चला सकते हैं। तो ये सिद्धांत वहाँ से पूरा होता है, जनपदों का सिद्धांत। नेक्स्ट है जिसको हम लोग कहेंगे, जनपद हो गया, अब आता है कोष। कोष का सिद्धांत, इसको और समझते हैं। देखिए, आचार्य कौटिल्य ने एक सिद्धांत दिया था कि मगध की सेना पेट के बल चलती है। उनका एक सिद्धांत और भी था, वो था कि वित्त प्रशासन की धुरी है। जो वित्त है वो प्रशासन की धुरी है, ठीक। तो उन्होंने इस सिद्धांत के लिए, आपको याद होगा मैंने एक स्टोरी सुनाई थी कि आचार्य कौटिल्य ने मगध में जाकर के धनानंद के खजाने को बौने लोगों की सहायता से लूटा था। और खजाने को लूट करके जब उससे पूछा सक्तार जी ने कि ये खजाना क्यों लूटा, तो उसने कहा था कि मगध की सेना पेट के बल चलती है, और अगर मैं मगध का खजाना लूट लिया हूँ तो ये बहुत अधिक समय तक धनानंद सर्वाइव नहीं कर पाएगा, एक समय पर आकर के इसकी सेना इसका साथ छोड़ देगी। तो ये आचार्य कौटिल्य की जो कूटनीति थी उसका हिस्सा था कि उसे मगध का पतन कराना था, धनानंद का पतन कराना था, और वहाँ
चंद्रगुप्त मौर्य को एक राजा के रूप में, शासक के रूप में इंस्टॉल करना था। तो उसने पहले ही बोल दिया कि बिना कोष के राजा नहीं चलता है, और बिना कोष के आप सेना भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सेना को पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर सेना नहीं होगी तो राज्य शक्तिशाली नहीं होते हैं, और जो राज्य शक्तिशाली नहीं होते हैं वे धीरे धीरे करके पतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। ये उसने एक सिद्धांत बनाया था। तो ये सिद्धांत उस समय काफ़ी पॉपुलर हुआ, ये आपने देखा। फिर आता है दंड। आचार्य कौटिल्य ने दंड के रूप में बहुत सारे उसका उल्लेख किया है। वो ये कहते हैं कि जो दंड है, उस दंड से ब्राह्मणों को, बच्चों को और महिलाओं को कोई भी दंड नहीं मिलना चाहिए। हालांकि वो प्राकृतिक न्याय और समान न्याय के पक्षधर थे। जैसे आज भारत में भी आप देखेंगे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपने सबने पढ़ा होगा, तो वो ये कहता है कि वी विल ट्रीट इक्वली टू ऑल विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी एज डिस्क्रिमिनेशन एंड विदाउट एनी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी रेस। आर्टिकल 15 आप सबने पढ़ा होगा। आर्टिकल 15 इस बात की बात करता है, लेकिन आर्टिकल 15 के सबसेक्शन 3 को ही अगर आप देखेंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन कंटेक्स्ट ऑफ वीमेन एंड चिल्ड्रन वी कैन मेक सम स्पेसिफिक लॉज, एंड आर्टिकल 15 का पार्ट 1 उसके लिए हमको किसी प्रकार से कोई रिस्ट्रिक्शन क्रिएट नहीं करेगा। जैसे अनुच्छेद 15 जब अपन पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 15 का खंड 1 ये कहता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, और उसी आर्टिकल के सबसेक्शन 3 में ये लिखा हुआ है कि महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान किए जा सकते हैं। देखिए उसी में लिखा हुआ है, तो एक ही में कॉन्ट्राडिक्शन है। चूंकि दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, तो फिर ये लिख दिया गया है कि अगर महिलाओं के लिए कोई अलग से नियम बनाया जाएगा तो आर्टिकल 15 के पार्ट 1 का वायोलेशन नहीं होगा। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन आपको पता है 15 के 4 और 5 में जाति के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन दिया जाता है। तो आप ये समझ गए कि हम एक ही चीज़ के साथ उसको पॉजिटिव वे में अफर्मेटिव एक्शन लेने के लिए ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि कौटिल्य कहता था कि राज्य में न्याय सबको समान रूप से मिलना चाहिए, राज्य में दंड सबको समान रूप से मिलना चाहिए, दंड के लिए किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए, चाहे वो राजघराने का हो, रॉयल हाउस का हो, चाहे वो कॉमनर्स हो, दंड के लिए सब लोग समान हैं, ऐसा उसको कहना चाहिए, है ना। लेकिन आपने वहाँ ये भी देखा है कि कौटिल्य ने ये भी लिखा था कि महिलाओं और बच्चों और वृद्धों को दिए जाने वाले दंड के संबंध में, ब्राह्मणों को दिए जाने वाले दंड के संबंध में हमको नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा। उसने ब्राह्मणों, इन तीनों को ही वास्तविक दंड विधान से दूर रखा है, बच्चों को, महिलाओं को और ब्राह्मणों को। इस व्यवस्था पर उसका बहुत आलोचना भी की जाती है कि वो खुद ब्राह्मण थे तो उन्होंने ब्राह्मणों के लिए ऐसे नियम नहीं बनाए, जबकि आप उसी सिद्धांत को ठीक से पढ़ेंगे डिटेल में तो ये पाएंगे आचार्य कौटिल्य ये भी कहते थे कि देखिए, अगर बात दंड की होती है और हम प्राकृतिक दंड पर आते हैं या फिर किसी ऐसे अर्थदंड पर आते हैं, तो ब्राह्मणों पर सबसे ज़्यादा लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने नियमों को सबसे ज़्यादा पढ़ा होता है। शुक्र नीति में इसका वर्णन सबसे पहले मिलता है कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा योग्य है उसको उतना अधिक दंड मिलना चाहिए। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट गलती करता है और टीचर गलती करता है तो सबसे बड़ी गलती टीचर की मानी जाएगी, क्योंकि टीचर सारे नियमों को जानता है और जानते हुए उसने नियमों को तोड़ा है, इसका मतलब उसका अपराध बड़ा है। और बच्चा जो है उसने नियमों को नहीं जानता है, तो शायद इसीलिए वो अबोध था, इसलिए उससे गलती हो गई। तो जानते हुए नियमों को तोड़ना एक बड़ा अपराध होता है, ये आज भी हमारे लॉ में कहीं ना कहीं कंसिडर किया जाता है। ठीक, और इसी दंड व्यवस्था के लिए आचार्य कौटिल्य ने चीज़ों का उल्लेख किया है। जैसे वो कहते हैं कि कंटक शोधन न्यायालय होंगे और धर्मस्थीय न्यायालय होंगे, तो दोनों ही न्यायालयों में अलग अलग प्रकार के मामले जाएंगे जो दंड का प्रावधान करेंगे। वो शारीरिक दंड का भी उल्लेख करते हैं और अर्थदंड का भी उल्लेख करते हैं, है ना। शारीरिक दंड, अर्थदंड और कारावास, 3 प्रकार के दंडों का उल्लेख इसमें किया गया है। अर्थदंड को कहते हैं साहस, उसको साहस कहा जाता था अर्थदंड को, है ना। और शारीरिक दंड बहुत बुरे होते थे, ग्रीक कल्चर में भी चलते थे, बहुत पहले से चले आ रहे थे। जैसे किसी को पत्थर बांध के समुद्र में फेंक देना, किसी को क्या कहते हैं उसको, वहाँ किसी की गर्दन काट देना, ये दंड व्यवस्था पहले से चली। शारीरिक दंड का प्रावधान था, शारीरिक यातनाएं भी दी जाती थी, तो ये पहले से दिए जाते थे। नेक्स्ट, अब है मित्र। मित्र की अगर हम बात करेंगे तो आचार्य कौटिल्य का जो सिद्धांत है मित्र की अगर हम बात करेंगे तो वो ये कहता है कि बिना मित्र के किसी राज्य का संचालन करना इतना आसान नहीं होता है, बिना किसी मित्र के आचार्य का संचालन करना इतना अधिक नहीं होता है। उसका एक कारण है
क्यों? क्योंकि अगर आपको राज्य पर आक्रमण होता है या किसी कोई राज्य आपको आक्रमण करने के लिए बुलाता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य की सुरक्षा केवल और केवल मित्र की सहायता से की जा सकती है। और आचार्य कौटिल्य का ये मित्र का जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत आपको उसकी जो विदेश नीति है, जिसको षड्गुण्य पर आधारित है, षड्गुण्य पर आधारित है, उसमें भी देखने को मिलता है, विदेश नीति में भी। और आचार्य कौटिल्य का यही सिद्धांत षड्गुण के अलावा हमको उसके मंडल सिद्धांत में भी देखने को मिलता है। तो आचार्य कौटिल्य ने इनका मित्र को राज्य का अनिवार्य अंग माना है और राजा को ही सर्वोपरि माना है। आचार्य ने राज्य के 8वें अंग के रूप में शत्रु को भी स्वीकार किया है, क्योंकि आचार्य का ये मानना है कि अगर शत्रु होगा तो हमारी सेना के द्वारा किए जाने वाले परीक्षण, सेना के द्वारा किए जाने वाले कार्य और राज्य की शक्ति का निरंतर परीक्षण होता रहेगा। इसलिए बिना शत्रु के एक राज्य की संपूर्ण संकल्पना नहीं की जा सकती है। तो डिड यू गेट इट? कि आचार्य कौटिल्य हैज डिफाइंड 7 डिफरेंट एसेंशियल पार्ट ऑफ स्टेट विच आर completely collectively known as a saptang part of states, defined by Acharya Kautilya through his book Arthashastra. In out of all 7 theories and 7 essential part of state, Acharya Kautilya mentioned first of all king, and he also defined the characteristics of a king and as well as characteristics and duties of a king. He has defined already about this. Though Acharya Bharadwaj denied to accept king as a supreme position in a state, even Acharya Kautilya countered and said that eligible king can handle everything in his state. So the king is the topmost in all the 7 parts of a state, and second one is Amatya, and third one is Janpad, not the Durg. Third one is Janpad. That is the fourth one. Third one is Janpad and fourth one is Durga. Durga means the fortification, and I have also defined then what does it mean by the fortification. Fortification means the how can we secure the position of king, how can we secure our public from the invasions or enemies. So that is defined in fortification. Acharya Kautilya has defined and given the concept of 4 different types of fortifications, as we have discussed earlier, just like Audik fort, just like Dhanvan fort, just like Parvat fort, just like forest fort and Parvat fort, that is mountainous fort. So because on mountains it is very difficult to climb by the enemy's army, and because of water bodies it is very difficult to cross. So he has given the perfect fortification. And about Kosh, there was a extreme need of money to handle our army, because army needed so many types of resources, and that is why we needed money, and money can be collected through the possible taxes from their peoples. And against the taxes, the duty of king is to organize so many welfare works and the development of state also in various forms, as Acharya Kautilya defined. So thus there are 7 different parts defined by Acharya Kautilya. Though Acharya Kautilya has given so many political theories, still we have gone through only 3 theories. First one was his description about his book Arthashastra, and first one, and another theory is the origin of state as per Kautilya, and another the concept of Acharya Kautilya that is given is the 7-part theory or the Saptang theory defined by the Acharya Kautilya. So this is the theories and the statements, and another things we have to study about Acharya Kautilya. अगर हम अपने एग्जाम के लिए बात करें तो आचार्य कौटिल्य के बारे में बहुत छोटे-छोटे और बहुत सरल से क्वेश्चन पे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा। इन क्वेश्चन का एग्जैक्ट मीटर क्या है, एग्जैक्ट परसेप्शन क्या है, तो इसको आप समझिएगा अच्छे से। गॉट इट? तो इसको अगर आप समझ पाएंगे तो परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएंगे। इसलिए ये बाकी तो सब जनरल स्टडी के लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँगा जनरल स्टडी के अलावा कि हम एक पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, तो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है कि वह कुछ ऐसी चीज़ें भी समझे ताकि वह दूसरों को पढ़ा पाए। बिकॉज ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू बी ए प्रोफेसर। अगर आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर इतनी काबिलियत होना चाहिए कि किसी सिद्धांत को आप समझा पाएँ, एलोबरेट कर पाएँ। तो उसकी जो एलोबरेटिंग पावर है वो हमको यहीं से मिलेगी कि अगर हम किसी सिद्धांत को डीपली पढ़ेंगे तो।
आचार्य कौटिल्य के सिद्धांत राजनीति में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक हैं। मैंने सबसे पहले बताया कि पहले कभी अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था कि भारत में, प्राचीन भारत में कुछ भी नहीं है राजनीति में पढ़ने लायक, लेकिन जब शाम शास्त्री ने आचार्य कौटिल्य के उसको पांडुलिपियों को डिस्कवर किया, उसको ट्रांसलेट किया, जब उसको रिप्रेजेंट किया, तब समझ में आया कि इसके अलावा पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं है। जैसे सेलेटोर ने कहा है, भास्करानंद सेलेटोर ने कहा कि भारत में, प्राचीन भारत में राजनीतिक रूप से कुछ भी पढ़ा जाना चाहिए तो वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगर कुछ भी पढ़ा जाना चाहिए तो वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और शाम शास्त्री ने इसको प्रूव भी कर दिया। तो इस तरह से अल्टेकर ने भी कहा है कि, अल्टेकर के बारे में मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का वही योगदान है राजनीतिक जगत में कि जो योगदान पढ़नी के अष्टाध्यायी का व्याकरण के जगत में है। तो उसने एक कंपैरिजन भी बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है, तो आप इस चीज़ को समझिएगा। नेक्स्ट थ्योरी ऑफ आचार्य कौटिल्य वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज द हिज कॉन्सेप्ट ऑफ षड्गुण्य नीति। षड्गुण्य नीति की बात करेंगे कि षड्गुण्य नीति क्या है आचार्य कौटिल्य की। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग, एंड वी विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग विच इज रिलेटेड टू योर एग्जाम ओनली। एंड इवन इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द पॉलिटिकल साइंस, यू कैन write to us, you can text to us, you can comment to us, so that we can develop the videos as per your own demand. So first of all, we will complete our syllabus of political science. So till then, keep study. Good day.